लिखो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। साउंड जा रहा है ना? आवाज आ रहा है ना जी? हेलो। हाँ सर, आ रहा है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको करने से पहले एक पढ़ो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो टाइप का फोर्स डिफाइन करते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स में लिखना इसका प्रॉपर्टी है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स will be independent from path of object. Work done by this force will independent from path of object आप किसी भी रास्ता से ले जाओ ऑब्जेक्ट को फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, उस फोर्स का वर्क डन रास्ता से इंडिपेंडेंट होगा। मान लो एक रास्ता ये फॉलो किया वन, एक रास्ता सपोज करो आप इधर से जा रहे हो यहां तक टू, एक रास्ता मान लो ऐसे जा रहे हो आप यहां से यहां तक ए टू बी। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक जाने का पाथ अलग अलग है। सभी पाथ के अलोंग वर्क डन सेम आता हो। वर्क डन अलोंग पाथ वन इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ टू इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ थ्री। ऐसा फोर्सेस जिसका वर्क रास्ता से इंडिपेंडेंट हो, सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तक जाना है ए टू बी, किसी भी रास्ता से जा रहे हो तो उस फोर्स का वर्क सेम आ रहा है, तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स। एक प्रॉपर्टी और कंजर्वेटिव फोर्स का कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along closed path will be zero. Work done by conservative force along closed path will be zero. क्लोज्ड पाथ के along वर्क डन जीरो। सपोज करो ये एक क्लोज्ड पाथ है, और क्लोज्ड पाथ मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाना। तो इसमें मान लीजिए एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया डी आर, एक फोर्स लगा एफ, तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा कितना होगा, एफ डॉट डी आर। इसका इंटीग्रल अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ के लिए ना इंटीग्रेशन में एक सर्कल का साइन दे दोगे। यदि इंटीग्रेशन में सर्कल का साइन है, दैट इज इंटीग्रेशन किया जा रहा है क्लोज्ड पाथ पर, और अंदर में एफ डॉट डी आर है, दैट इज इस पूरे को रीड क्या करेंगे, इस पूरा को रीड किया जाएगा वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ। वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ ये रीड करोगे इस इंटीग्रल को। यदि कभी इंटीग्रेशन में सर्कल का साइन दिया हुआ है, दैट इज आप इंटीग्रेशन कर रहे हो अलोंग क्लोज्ड पाथ, और ये जीरो होगा।
यदि ये F कंजर्वेटिव फोर्स हो तो ये जीरो कब, जब F कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब, इफ F विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ जीरो। और ओपन पाथ पर बात करोगे, जैसे ये ओपन पाथ था, A टू B जाना था, तो किसी भी रास्ता से जाएंगे तो वर्क डन सेम आएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। एक अगला प्रॉपर्टी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स depends only on initial and final position। तो इसके एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स फिर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ओनली ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कर रहे हैं कि एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं हम। कंजर्वेटिव फोर्स में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। एक प्रॉपर्टी ये, कंजर्वेटिव फोर्स में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल भी होता है, Q1 Q2 by 4πε0 R स्क्वायर। R पर डिपेंड किया तो वेरिएबल हुआ, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये बेसिकली तीन प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स का, कि ऐसा कोई फोर्स जिसका वर्क रास्ता पर डिपेंड नहीं करे, किसी भी रास्ता से जाओ फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वर्क डन सेम आएगा। और यदि क्लोज्ड पाथ पर वर्क करवा रहे हो तो उस फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला, अब चेक करके देख लो। और ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में ही एक हम लोग सपोज करो कि ये अर्थ सरफेस है और यहां से सपोज करो आपको कैपिटल H हाइट ऊपर जाना है, फ्रॉम A टू B जाना है सपोज करो। एक तो पॉसिबल पाथ यही है कि A से B डायरेक्ट चल जाइए, और एक पॉसिबल पाथ हम लोग ले रहे हैं कि आप A से पहले C पर जाओ, फिर C से D पर आओ, फिर D से E पर जाओ, और फिर E से B पर आओ। एक रास्ता ये हुआ A से B तक जाने का, और एक रास्ता डायरेक्ट A टू B हुआ। ये दोनों रास्ता से वर्क फाइंड करके देखो सेम आएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम A टू B, तो ये तो निकाले भी हैं, ये आया था -mgh, वर्क डन बाय। ये यदि अर्थ सरफेस से कैपिटल H हाइट ऊपर जा रहे हैं आप, A टू B डायरेक्ट गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, mg.ab, और mg का डायरेक्शन नीचे और ab का डायरेक्शन ऊपर, इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ा था तो mg इंटू ab इंटू कॉस पाई। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ये,
और ए बी की जगह कैपिटल एच लिख दोगे cos पाई -1 यानी -mgh। तो ए से बी डायरेक्ट गए तो वर्क डन आया -mgh। फिर वर्क डन बाय mg फाइंड करो फ्रॉम ए टू सी। अच्छा एक बात क्या करो, ए टू सी को h1 नाम दे दो और डी टू ई को h2 नाम दे दो। तो ए से सी जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आएगा -mgh1। फिर वर्क डन बाय mg फ्रॉम सी टू डी जाओगे, सी से डी, तो वर्क डन 0 आएगा। क्यों 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल और mg वर्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये यहां से यहां तक का वर्क 0 आएगा। फिर डी टू ई चले, वर्क डन बाय mg फ्रॉम डी टू ई, ये फिर आएगा -mgh2 एंड वर्क डन बाय mg and work done by mg from E to B, ये फिर 0 आएगा। अब टोटल वर्क निकालिए इस रास्ता से, इस रास्ता से टोटल वर्क फाइंड करके देखो। तो टोटल वर्क डन बाय mg फ्रॉम A टू C टू D टू E टू B, इस रास्ता से जाने में जो टोटल वर्क हुआ वो हुआ -mg इंटू h1 प्लस h2। दूगो वर्क तो 0 ही है, ये वर्क और ये वर्क 0 है, ओनली ये वर्क और ये वर्क को ऐड करोगे टोटल वर्क के लिए। h1 प्लस h2 तो कैपिटल H के बराबर है, h1 प्लस h2 कैपिटल H के बराबर। तो क्या हुआ देखिए, आप डायरेक्ट ए से बी गए थे तो वर्क डन -mg कैपिटल H, आप इस रास्ता से गए हो तब भी टोटल वर्क डन उतने ही आ रहा है। क्लियरली वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। Thus work done by gravitational force does not depends on path, hence it is conservative। लेकिन हम लोग ये कांस्टेंट मान के काम किया, वेरिएबल भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल भी होगा, तब भी उसका वर्क रास्ता पर डिपेंड नहीं करेगा। तो नेचर में ये दो फोर्सेज ही कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक और फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स क्रिएट होता है, एग्जिस्ट करता है, वो भी कंजर्वेटिव, उसको भी कंजर्वेटिव माना जाएगा, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। चलो देखो दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन path of object along which object is taken from one position to other दूसरा बात कि इसका वर्क डन क्लोज्ड पाथ पर 0 नहीं होगा।
work done along closed path cannot be zero. इसके एग्जाम्पल में आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, विस्कस फोर्स, कोई लिक्विड फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, या गैस एयर के द्वारा, गैस के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो सबको, वो भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही है उसका, लेकिन फ्लूइड के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स, तो उस फ्रिक्शन फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं आपको जहां पर लगे कि हाँ फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, इसका वर्क डन रास्ता पर डिपेंड करता है। सपोज करो हम लोग एक ट्रायंगुलर हॉरिजेंटल रफ सरफेस कंसीडर करें। ये हॉरिजेंटल है, ये जो फ्लोर है इसी पर एक ट्रायंगुलर शेप का पाथ आप इमेजिन करो इस रफ सरफेस पर। इसका नाम दे दे हम लोग ABC। कंसीडर ए ट्रायंगुलर रफ हॉरिजेंटल सरफेस, कंसीडर ए रफ ट्रायंगुलर पाथ, रफ हॉरिजेंटल ट्रायंगुलर पाथ। ए रफ ट्रायंगुलर हॉरिजेंटल पाथ। और इस रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू, लेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। और एक m मास के ऑब्जेक्ट को, एक m मास के ऑब्जेक्ट को सपोज करो आप इस ट्रायंगुलर पाथ के लॉन्ग A से C तक ले जाना है। A से C तक ले जाने का दो रास्ता है, एक तो डायरेक्ट A to C जा सकते हो, और एक रास्ता है कि नहीं पहले A to B एंड B to C चले। सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तक जाने का यहाँ दो पाथ क्रिएट किया। पहले हम लोग A से C इस रास्ता से चले और वर्क फाइंड करें फ्रिक्शन फोर्स का। तो वर्क फाइंड करोगे फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम A to B प्लस B to C। पहले ऐसे ले चलते हैं हम लोग इस रास्ता से, A to B चलें फिर B to C चलें। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम A to B चलो फाइंड करो। अच्छा एक बात और, सपोज करो ये लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2। A to B चलोगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर AB के साथ। अब फ्रिक्शन फोर्स तो ऑलवेज मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है, तो यहां पर एंगल 180 डिग्री होगा। यदि ट्रांसलेशनल मोशन है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज उसके मूव वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर एंड फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर, ये 180 डिग्री लोगे इसके बीच का एंगल, इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ोगे FR इंटू AB इंटू कॉस पाई, और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड म्यू mg, म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन और n का वैल्यू mg। ये हॉरिजेंटल पाथ है, हॉरिजेंटल सरफेस पर कोई बॉडी रखा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg जस्ट अपोजिट होगा, यानी उस केस में n बराबर mg। वो तो इंक्लाइंड प्लेन पर होता है तब n बराबर mg cos थीटा,
लेकिन हॉरिजेंटल सरफेस पर होगा तो N बराबर mg ना। इस तरह के सरफेस पर है कोई बॉडी तो N इधर और mg इधर, और तो N बराबर mg, तो N की जगह म्यू, फ्रिक्शन फोर्स की जगह म्यू N की जगह mg, ए बी की जगह L1 और cos 180 डिग्री को माइनस लिख दो। तो A टू B तक जाने वाला वर्क ये आया। फिर आप निकालोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम B टू C, तो सिमिलरली ये आएगा आपको माइनस म्यू mg/L2। तो टोटल वर्क डन in moving the object from A to C through the path B hence total work done by friction force from A to B to C, ये दोनों वर्क को ऐड कर दो, अपने साइन के साथ ऐड कर देना दोनों वर्क को, ये माइनस म्यू mg/L1 प्लस L2। अब हम लोग A टू C इस रास्ता से फाइंड करें वर्क, डायरेक्ट इस रास्ता से चलो निकाल के देखो। और अब इस रास्ता से फाइंड करोगे, नाउ फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम ए टू सी डायरेक्ट, इधर से चलो, इधर से चलोगे तो माइनस म्यू mg, और ये लेंथ है √L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस √L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। आप क्लियरली देखिए ये दोनों वर्क सेम नहीं आया, नहीं आया सेम दोनों वर्क। इधर से गया A टू C तो टोटल वर्क इतना आ रहा है, इधर से डायरेक्ट जा रहे हो तो टोटल वर्क इतना आ रहा है, दोनों सेम नहीं है। तो क्लियरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स in moving from A to B to C is not equal to work done by friction force from A to C. Hence, friction force is non-conservative force. ये कंजर्वेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है इस फोर्सेज में, अभी हम लोग आगे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है यदि ये फोर्स ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो टोटल एनर्जी सिस्टम का कौन सेम नहीं रहता है ड्यूरिंग मोशन, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव वर्ड दिया गया। जिस जो फोर्स लग रहा है उस केस में टोटल एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट रह रहा है ड्यूरिंग मोशन, तो फिर उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है ना, जो मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फ्रिक्शन फोर्स। सरफेस यदि रफ होगा तो बॉडी को स्लाइड करवाओगे तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगा, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो गया, यानी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता है फ्रिक्शन फोर्स लगने से, इसलिए इसको नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्व नहीं रहा इसलिए नॉन कंजर्वेटिव। एनर्जी कंजर्व नहीं रहा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहा यानी कांस्टेंट नहीं रहा। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब जब एक्ट करता है बॉडी पर तो बॉडी का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग मोशन, कंजर्व रहता है, इसलिए उसको कंजर्वेटिव फोर्स नाम रखा। तो चलो हम लोग का मेन कंसेप्ट में इन करे वर्क नहीं, तो ये तो बेसिक। इसमें देखो इस चैप्टर में
इस चैप्टर में 3 मॉडल का न्यूमेरिकल, 3 या 4 मॉडल ऑफ न्यूमेरिकल्स बनता है। क्या क्या, सो सुनो। एक न्यूमेरिकल सिंपली फाइंड वर्क डन वाला, वर्क डन फाइंड करने वाला न्यूमेरिकल्स, वो सब किया हम लोग। दूसरा वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल आता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करके बनाने वाला। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होगा जहां जिसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सिंपली अप्लाई करोगे वो बन जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन सिंपली अप्लाई करेंगे, बन जाएगा। और कुछ ऐसे आएगा न्यूमेरिकल जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ, ये दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं तब बनता है। बस इतने वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल इस चैप्टर में। तो अब हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को देखते हैं और उस पर सब न्यूमेरिकल सबको देखते हैं। जो क्वेश्चंस एनर्जी कंजर्वेशन से बनेगा वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी बनेगा। तो थोड़ा टफ जो मानेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में, वो किस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन एंड लॉज ऑफ मोशन दोनों एक साथ अप्लाई करना है, वो न्यूमेरिकल को थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है। और सिंपली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से बनने वाला क्वेश्चन, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से बनने वाला क्वेश्चन, ये सब वो सबको टफ के कैटेगरी में नहीं रखो। तो देखो ये हम लोग पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को देखिए। इसका स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू, ऑल द फोर्सेस में दोनों टाइप का आ गया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। will be equal to change in kinetic energy, जितने भी फोर्सेस लग रहा है बॉडी पर, उस फोर्सेस का वर्क डन सिस्टम का, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा। तो इस बात को आप सिंबॉलिकली लिखो, तो ऐसे लिखोगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी KF माइनस KI। चेंज जब भी डिफाइन करते हैं हम लोग तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, एक फोर्स आउट ले लो, एक फोर्स आउट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। 3 कैटेगरी का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, और इस दोनों को छोड़ के अब जो भी बचा सब एक्सटर्नल फोर्स। हम लोग जो फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो इस सभी टाइप ऑफ फोर्सेस का वर्क डन सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा। इस बात का हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लेके प्रूफ करके दिखाते हैं। और बहुत सिंपल एक एग्जांपल कंसीडर करें इसमें। मान लो कोई बॉडी पर कोई बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सरफेस पर, स्मूथ सरफेस मान लीजिए आप, इसका रफ भी मान के बात करेंगे, अभी हम स्मूथ वाला केस कर रहे हैं, और इस पर एक फोर्स लगा, सपोज करो F अमाउंट का। तो इस बॉडी का मास M
इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का मान लो था u, और ये बॉडी पर एक फोर्स लगाया f अमाउंट का। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस d, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स v। क्या है सिचुएशन? एक बॉडी, एम मास का बॉडी, उसको रफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड करवा रहे हैं ऑन अप्लाइंग ए फोर्स F। जिस समय फोर्स अप्लाई किया था उस समय बॉडी का स्पीड u, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस d, स्पीड बिकम्स v। तो यहां पर कौन कौन फोर्स आपके बॉडी पर लग रहा है? बॉडी पर एक तो F लगा रहे हो, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, यही 3 फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पर। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में कौन कौन फोर्स का वर्क यहां पता करना होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स की बात किए हो आप, दैट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय f ना, वर्क डन बाय f। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क 0, mg का भी वर्क यहां पर 0, इसलिए सिर्फ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में सिंपली क्यों 0? n का वर्क क्यों 0, mg का वर्क क्यों 0? क्योंकि ये दोनों फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर उसका वर्क 0, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क ऑलवेज 0 होता है। वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर। आगे के लिए भी ऑलवेज ये ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स का वर्क 0। तो नाम ही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। mg नहीं भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, mg वर्टिकल है, इसलिए इसका भी वर्क 0। सिंपली वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में आपका आ रहा है वर्क डन बाय f, और ये बराबर आ जाना चाहिए किसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये प्रूव करना है हम लोग को, वी हैव टू प्रूव इट। सर, हाँ, अगर फ्री फॉल हो रहा है बॉडी तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा उस केस में भी। कौन सी हो रहा है बॉडी का? अगर फ्री फॉल का केस है तो फ्री फॉल में नॉर्मल कहाँ से होगा? कहाँ? कहाँ सरफेस पे टच थोड़ी ना होगा। वही ना, नॉर्मल फोर्स लगेगा कहां से? नॉर्मल फोर्स तो कोई सरफेस से कांटेक्ट में आएगा तब ना। ठीक है, ठीक है सर। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज तो यहां किया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, लेकिन ये दोनों का वर्क 0 आएगा। सिंपली एफ का वर्क वो बराबर आना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। वी हैव टू प्रूव इट। तो मिटा दें इसको। नो सर, रुक जाइए 2 मिनट। हो गया सर। तो देखो, सिंस F इक्वल टू ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर 2 केस अराइज करता है।
कि ये अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। यदि ये कांस्टेंट हो तब क्या रास्ता अपनाओगे, यदि वेरिएबल होगा तो क्या रास्ता अपनाएंगे। तो पहला केस करें, यदि ये अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो, तो ये यदि कांस्टेंट होगा मींस एक्सेलरेशन F/m ये कांस्टेंट होगा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो, v² बराबर u² प्लस 2ad। ये फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का तब यूज होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो इसका कंडीशन यही था, ये फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। दैट इज ये u² प्लस 2a की जगह F/m डाल दो। इसको सॉल्व करोगे तो FD का वैल्यू यहां से निकलेगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। और ये FD क्या है, यही तो है वर्क डन बाय F। तो हो तो गया प्रूव्ड, वर्क डन बाय F इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि ये अप्लाइड फोर्स वेरिएबल होगा तो फिर कैसे उस बात पर पहुंचेंगे। FD फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डायरेक्ट FD लेते थे। अरे FD cos थीटा, यहाँ cos थीटा 0 डिग्री है, जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है। हो गया। हो गया यस ना। सर। अच्छा, और यदि ये फोर्स वेरिएबल हो, इफ F विल वेरिएबल, तो इस केस में भी आप F बराबर ma तो ही लिखना, लेकिन a का वैल्यू F/m मत करना। बस करना क्या, इस एक्सेलरेशन को लिख देना dv/dt, और इस dv/dt को लिख दो dv/dx इंटू dx/dt। और dx/dt को दिख रहा है नीचे ना, dx/dt को भी लिख दो वेलोसिटी, इधर है F। अब dx को इधर ले लीजिए, लेफ्ट साइड कर लीजिए dx को। dx को लेफ्ट साइड करोगे तो ये F dx आ जाएगा, और राइट साइड आ जाएगा आपको mv dv। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, F dx का इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन करोगे ये 0 टू d इंटीग्रेशन होगा, और यहां पर v का वैल्यू u टू v। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है, तो यहाँ का वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का लिमिट डालेंगे u टू v। तो क्या है, यही तो है वर्क डन बाय F। वेरिएबल फोर्स के केस में ऐसे ही ना वर्क निकालते हैं, पहले स्मॉल वर्क निकालते हैं फिर उसका इंटीग्रेट करते हैं। ये तो यही एक्सप्रेशन को बोलेंगे वर्क डन बाय F। तो सुनो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ ये जो क्वांटिटी है यही तो वर्क डन बाय F है। नहीं, वेरिएबल फोर्स का वर्क हम लोग जब पढ़े थे तो बोले थे ना, पहले स्मॉल वर्क निकालना F dx, फिर उसको इंटीग्रेट करना तो टोटल वर्क आएगा। यही क्वांटिटी तो वर्क डन बाय F है। इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको करोगे तो मास तो बाहर आएगा, v का इंटीग्रेशन v²/2, लिमिट डालिएगा, अपर लिमिट डालिएगा तो ये v²/2, एंड लोअर लिमिट डालिएगा तो u²/2। तो वही तो आया ये। इसको ऐसे सजा के लिख दो, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो क्या हो रहा है, आप वर्क निकाल रहे हो, टोटल फोर्स का वर्क निकाल रहे हो, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है।
इस एग्जाम्पल में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, कंजर्वेटिव फोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, नॉन कंजर्वेटिव इन्वॉल्व नहीं किया तो, लेकिन उसका वर्क 0 आया था mg का। एक एग्जांपल्स हम लोग ले जहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेज हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, तब इस प्रिंसिपल का वैलिडिटी को देखते हैं हम लोग। तो देखो अभी तो mg इन्वॉल्व हुआ नहीं, इसमें फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ। हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिखे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सभी का वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एक इस एग्जांपल को देखिए, सपोज करो कि इंक्लाइंड रफ सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एक बॉडी है जो स्लाइड करना स्टार्ट किया रेस्ट से टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अब बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन को बी से डिनोट करो, ये रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस का हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देते हैं और इसका लेंथ दे दें हम आपको, इस इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ दे दें ए बी एल। अब ये बॉडी स्लाइड करके आएगा बॉटम ऑफ इंक्लाइन पर, तो बॉटम ऑफ ये इंक्लाइंड रफ प्लेन का लेंथ एल माना और यहां पर स्पीड मान लिया, मान लो v। बॉटम ऑफ इंक्लाइन पर क्या है सिचुएशन, क्या है कि रफ इंक्लाइन सरफेस, इस रफ इंक्लाइन सरफेस का लेंथ गिवन है, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन एंड बॉटम ऑफ इंक्लाइन पर पहुंचता है, तो उस समय उसका वेलोसिटी हो जाता है v। तो यहां पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का वैलिडिटी को प्रूव करना है, तो सिचुएशन को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ए बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन along a rough inclined plane from rest. The velocity of body at bottom of incline velocity of body at bottom of incline is v। तो prove validity of work energy principle। वैलिडिटी ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मतलब यहां भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे, यहां पर कौन कौन फोर्स आपके बॉडी पर लगेगा, आपके बॉडी पर कौन कौन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। चूंकि रफ सरफेस है तो एक तो यदि रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इधर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बॉडी पर, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बस यही 3 गो फोर्स तो लग रहा है, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल एंड नॉर्मल फोर्स। ये उतार लिए? यस सर। तो इसी तीनों फोर्सेज का वर्क डन का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। तो देन वी हैव टू प्रूव वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये सब बराबर होना चाहिए किसका,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर का। वी हैव टू प्रूव इट। तो लेकिन नॉर्मल फोर्स का वर्क तो अभी भी जीरो, नॉर्मल फोर्स का वर्क ऑलवेज जीरो, ये ध्यान रखो, क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपली वी हैव टू प्रूव thus we have to prove simply कितना, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।